आज हम एक ऐसी दुनिया की कहानी समझने वाले हैं जिनकी जिंदगी का मतलब ही है सफर। वो लोग जो मौसम की ताल पर जीते हैं और जिनका इतिहास अक्सर बड़ी बड़ी किताबों के पन्नों में कहीं खोसा जाता है। सोचिए, जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो राजा महाराजाओं, लड़ाइयों, खेती और बड़े बड़े कारखानों की बातें होती हैं। पर इन सब में चरवाहे कहाँ हैं? ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों उनकी जिंदगी और उनके योगदान को इतना नजरअंदाज किया गया। तो आखिर हैं कौन ये लोग जिनकी दुनिया हमेशा एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है? चलिए आज की इस पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि इनकी दुनिया है कैसी। एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से जानवरों और सफर के इर्द गिर्द घूमती है। गुमंतु चरवाही सुनने में शायद थोड़ा भारी शब्द लगे, है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये जीने का एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग अपने जानवरों जैसे भेड़, बकरी, मवेशी या ऊंट के साथ रहते हैं। और जब एक जगह चारा पानी खत्म हो जाता है तो वो मौसम के हिसाब से नई चरागाहों की तलाश में निकल पड़ते हैं। चलिए अब जरा अपने देश भारत की बात करते हैं। यहाँ पर ये चरवाहे प्रकृति के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। ये एक तरह का कमाल का तालमेल है। देखिए, भारत में इन चरवाहों के सफर के मोटे तौर पर दो तरीके हैं। एक तो हैं वो समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल और गद्दी जो पहाड़ों में रहते हैं। ये गर्मियों में ऊंचे पहाड़ों के चरागाहों, जिन्हें बुग्याल कहते हैं, वहां चले जाते हैं और सर्दियां आते ही शिवालिक की निचली पहाड़ियों में उतर आते हैं। और दूसरी तरफ हैं धंगर और राइका जैसे समुदाय जो पठारों और रेगिस्तानों में लंबा सफर तय करते हैं। इनका आना जाना पूरी तरह से मानसून और सूखे मौसम पर निर्भर करता है। एक उदाहरण से ये बात और भी साफ हो जाएगी। चलते हैं हिमाचल प्रदेश गद्दी चरवाहों के साथ उनके सालाना सफर पर। सर्दियां गुजरती हैं शिवालिक की निचली पहाड़ियों में। जैसे ही अप्रैल का महीना आता है, उत्तर की ओर चढ़ाई शुरू हो जाती है। गर्मियां लाहौल और स्पीति के ऊंचे ऊंचे घास के मैदानों में बीतती हैं और फिर सितंबर में वापसी का सफर शुरू होता है। और कमाल की बात यह है कि वापसी में ये रास्ते में पड़ने वाले गांवों में रुककर अपनी फसलें भी काटते और बोते हैं और फिर सर्दियों के लिए वापस अपनी जगह। सोचिए कितना सटीक और सधा हुआ चक्र है ये। और हाँ, ये कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है। पठारों और रेगिस्तानों की जिंदगी की भी एक अलग ही धुन है। महाराष्ट्र के धंगर मॉनसून के बाद कोंकण के तटीय इलाकों में चले जाते हैं। वहां उनके जानवर किसानों के खेतों को खाद देते हैं और बदले में उन्हें अनाज मिलता है। उधर कर्नाटक और आंध्र में गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा समुदाय हैं। और राजस्थान के थार रेगिस्तान में राइका समुदाय, जो ऊंटों के लिए मशहूर हैं, मॉनसून के बाद नए चारागाहों की तरफ निकल पड़ते हैं। सदियों से ये चक्र ऐसे ही चल रहा था, लेकिन फिर आया एक ऐसा दौर जिसने इस पूरी जीवन शैली की नींव हिला दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औपनिवेशिक शासन की और कैसे एक नई ताकत ने आकर जीने के इस सदियों पुरानी तरीके में उथल-पुथल मचा दी। अंग्रेजों ने 4 ऐसे बड़े कदम उठाए, या कह लीजिए 4 ऐसे नियम बनाए जिन्होंने चरवाहों की दुनिया को मानो एक पिंजरे में बंद कर दिया। ये थे प्रतिभूमि के नियम, वन अधिनियम, अपराधी जनजातीय अधिनियम और चराई पर लगने वाला टैक्स। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला हमला हुआ जमीन पर। अंग्रेजों का हिसाब किताब बड़ा सीधा था। जिस जमीन पर खेती नहीं हो रही और जिससे उन्हें लगान यानी टैक्स नहीं मिल रहा, वो उनके लिए वेस्टलैंड या बेकार जमीन थी। नतीजा, उन्होंने इन चरागाहों को किसानों को देना शुरू कर दिया और चरवाहों के लिए जगह दिन ब दिन सिकुड़ती चली गई। इसके बाद नंबर आया जंगलों का। पहले जंगल सबके थे, चरवाहों के लिए एक जरूरी संसाधन। लेकिन फिर आए फॉरेस्ट एक्ट्स। जंगलों को आरक्षित और संरक्षित इलाकों में बांट दिया गया। अब अंदर जाने के लिए परमिट चाहिए, आने जाने की तारीखें तय हैं, मतलब पूरी की पूरी आज़ादी खत्म। ये उनकी जिंदगी पर एक और बड़ा प्रहार था। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद एक ऐसा कानून आया जो शायद इन सब ने सबसे ज्यादा अपमानजनक था। साल था 1871 और कानून का नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। असल में अंग्रेज अफसरों को ये घूमते फिरते लोग कभी पसंद नहीं आए। इन पर काबू पाना मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया? इस कानून के तहत कई चरवाहा समुदायों को जन्म से अपराधी घोषित कर दिया। सोचिए, उन्हें जबरदस्ती कुछ तय की हुई बस्तियों में रहने को मजबूर किया गया और उनकी आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ भारत में हो रहा था। ये कहानी तो दुनिया के दूसरे कोनों में भी दोहराई जा रही थी, खास तौर पर अफ्रीका में,
चलिए अब रुख करते हैं अफ्रीका का और देखते हैं कि वहाँ क्या हुआ। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के आधे से ज़्यादा चरवाहे अफ्रीका में रहते हैं। तो जाहिर है जब वहाँ बदलाव आए तो उनका असर भी बहुत बड़ा और बहुत गहरा था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पूर्वी अफ्रीका का मसाई समुदाय। साल 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने नक्शे पर लकीरें खींचकर अफ्रीका को आपस में बांट लिया। एक ऐसी ही लकीर ने मसाई लोगों की जमीन के 2 टुकड़े कर दिए, जो ब्रिटिश केन्या और जर्मन टांगानिका के बीच बट गई। एक ही झटके में उनके चरागाहों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सरहद खड़ी हो गई। तो जब हम भारत और अफ्रीका को साथ रखकर देखते हैं तो कहानी बिल्कुल एक जैसी लगती है। भारत में चरागाह खेती की जमीन बन गए तो अफ्रीका में उन्हीं बेहतरीन चरागाहों पर या तो गोरे आकर बस गए या फिर उन्हें सेरेंगेटी नेशनल पार्क जैसे गेम रिजर्व बना दिया गया। भारत में वन कानूनों ने रास्ते रोके तो अफ्रीका में नई सरहदों ने, और नतीजा दोनों जगह एक ही था। चरवाहों ने अपना सामाजिक और राजनीतिक दबदबा खो दिया। इस पूरे दर्द को, इस घुटन को 1949 में नामीबिया के काओको लैंड के कुछ चरवाहों के एक बयान से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा था, हमें कैद कर लिया गया है, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें बंद क्यों किया गया है, हम एक जेल में हैं। तो सवाल ये है कि इन मुश्किल हालात में चरवाहों ने किया क्या? क्या उन्होंने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। अब हम देखेंगे कि उन्होंने इन बदलावों का सामना कैसे किया और कैसे एक नई दुनिया में खुद को ढाला। देखिए, उन्होंने कई अलग अलग रास्ते अपनाए। कुछ लोगों ने मजबूरी में अपने जानवरों की संख्या घटा दी, कुछ ने हिम्मत नहीं हारी और नए चारागाह खोज लिए। जैसे राजस्थान के रायका अब हरियाणा के खेतों तक जाने लगे, जहां फसल कटने के बाद उनके जानवरों को चारा मिल जाता है। जो थोड़े अमीर चरवाहे थे, उन्होंने जमीन खरीद ली और एक जगह बस गए, और बहुत से लोग किसान, व्यापारी या फिर छोटे शहरों में मजदूर बन गए। मतलब इतनी मुश्किलों के बाद भी, इतनी जबरदस्त चुनौतियों का सामना करने के बाद भी चरवाही की ये परंपरा आज भी जिंदा है। और ये अपने आप में इन समुदायों की हिम्मत और जीवटता की एक अद्भुत मिसाल है। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करती है। क्या आज भी सूखे और पहाड़ी इलाकों जैसी मुश्किल जगहों पर जीने के लिए चरवाही ही सबसे सही और व्यावहारिक तरीका है? दिलचस्प बात यह है कि आज दुनिया भर के कई पर्यावरणविद भी मानने लगे हैं कि हाँ, शायद यही सबसे टिकाऊ तरीका है। ऐसा लगता है कि इतिहास के इन पन्नों में, जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, हमारे आज के लिए भी कई बड़े सबक छिपे हैं।